मैं चाहता हूँ आप दिखा दो, क्या आपने लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे नोट्स बनाए हैं। मैंने एजुकेशन पे कोटेशंस लिख रखे हैं, विकसित भारत पे मैंने एक कोटेशंस लिख रखा है। इनको शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सर, मैं हाँ जी, आपको शेयर करूंगा, आप जी, स्टूडेंट को शेयर कर सकते बिल्कुल, हो। बिल्कुल। 13 पेज है ओनली। ओके। आप उस लास्ट के 2 घंटे में इस डेटा को एक बार देख के जाइए, आपको 100% डेटा याद मतलब रहेगा। कैसा आप फील कर रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन? मैं थोड़ा सा आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया था। जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता है। बेसिकली देखा जाए तो मैं एक एस्पिरेंट्स का बेटा हूँ, लेकिन वो अल्टीमेट तो एक किसान है। तो बच्चों का जो लॉन्ग जंप रहने का जो रीजन होता है, ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो लॉन्ग जंप में होते हैं। जी। वो यही रीजन होता है, वो पानी पीते ही नहीं है सुबह से। वो सोचते हैं मेरा वेट कम कहीं ज़्यादा ना आ जाए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का फाइनल रिजल्ट आया और उसमें काफी बच्चे हैं जिन्होंने अल्टीमेटली अपना नाम जो है इस मेरिट लिस्ट में पाया। आज हमारे सामने एक और पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं जिनका नाम है अजय कुमार और इनका रैंक है 304। और मैंने इनसे बात की और इनसे जाना कि कैसे इन्होंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो समझने और सीखने वाली हैं आप सभी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अजय कुमार का एक बहुत जबरदस्त स्ट्रगल रहा पेपर 2 को लेके। ये हिंदी माध्यम से ताल्लुक रखते हैं। पेपर 2 इन्होंने हिंदी बैकग्राउंड से दिया और आप सभी जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट ये देने वाले हैं। और आपको क्या पता, अगर इनका मन खुश होगा तो आपको नोट्स वगैरह भी देंगे, बिकॉज मैंने इनसे सारी चीजें कंफर्म की कि आपने कैसे प्रिपरेशन की। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको ये बताएंगे इनके नोट्स कैसे थे, कैसे इन्होंने हिंदी के नोट्स अपने पास इकट्ठे किए और कैसे कैसे इन्होंने पेपर 2 में जहां पे इनके 27 नंबर थे अब ये मेरिट लिस्ट में है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बात को। अजय, हाउ आर यू? आप कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। और आफ्टर सिलेक्शन के बाद काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ। सिलेक्शन के बाद यदि मैं जब मेरा रिजल्ट आया था उस टाइम की आपको फीलिंग बताऊँ, तो एकदम से ऐसा होता है कि रिजल्ट के बाद मुझे अपने रूममेट ने मोबाइल लाके सामने दिखा देता है कि ये देख। मुझे समझ में नहीं आता है बार बार फ़ोन क्यों दिखा रहा है। मैंने उसके अंदर पीडीएफ नहीं देखी थी, बस ऐसे ही कि ठीक है क्या दिखा रहा है। फिर बोला नाम देख तेरा। मैं बोला किस चीज़ में? कि तेरा हो गया। बोला रियली? फिर उसके बाद मैं एकदम से उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता है। फीलिंग्स भी थोड़ी पता ही नहीं होती वो कौन सी फीलिंग होती है। बट थोड़ी देर बाद जब समझ में आता है तो मैं चिल्ला रहा था। फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ चिल्ला रहा था, तो मेरे जो मकान मालिक है वो ऊपर आ गए थे। उनको लगा पता नहीं क्या हो गया। वो ऊपर आए तो मैं थोड़ा सा आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया था। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है। तो मैंने उनको बोला कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया अंकल जी। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, रो क्यों रहे हो? बोला पता नहीं, बस आंसू आ रहे हैं खुशी के और कुछ नहीं। तो ये फीलिंग थी एकदम अच्छी वाली। फिर मैंने कॉल किया, अपने पापा को कॉल किया, मम्मी से बात की, दीदी से बात की, भैया से बात की। तो उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा फील हुआ। राइट। और ये जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना प्योर इमोशंस होते हैं जो निकलते हैं इस मोमेंट पे, जब जिसके लिए आपने मेरे ख्याल से 3-4 साल का संघर्ष किया हो। और ये इमोशंस को जाया तो हम लोग ऐसे वर्ड्स में नहीं कर सकते। इनको तो वही समझ सकते हैं जो जिनके अंदर से जो निकल रहे हैं फील और जो करता है। रिसीव कर रहे हैं। राइट। राइट। आपके दोस्त होंगे, आपके फैमिली वाले होंगे। तो अजय, मुझे आपसे समझना है कि आप किस परिवेश से उठ के आते हैं। मतलब आपका जो परिवार है उसमें कौन है जो सरकारी नौकरी में है या कैसी सरकारी नौकरी में है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो यूपीएससी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जहां पे देखने को मिल रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता है कि नहीं। बट आई वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड एंड योर फैमिली। सर मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पापा प्रिपरेशन तो पीसीएस की करते थे। जी। तो उन्होंने पीसीएस की प्रिपरेशन की थी, तो इसी बीच उनकी जॉब लगी थी बॉम्बे एएसएम में, उनका सिलेक्शन हुआ था। बट उन्होंने 15 दिन जॉब करने के बाद रिजाइन कर दिया था। उन्हें लगा था कि मैं कर लूँगा। तो वो लगातार स्ट्रगल करते रहे, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रही थी, साथ में जिम्मेदारियाँ बहुत थी उनके ऊपर। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ देखते थे, क्योंकि पापा अकेले थे, उनका कोई भाई भी नहीं था। तो वो सारी चीज़ें एक साथ देखते थे।
तो फिर कहीं ना कहीं वो लैग किए और वो जॉब नहीं ले पाए। उन्होंने आपको जान के मतलब बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्होंने 42 की एज में 42 की एज में उन्होंने RAS प्री क्लियर किया था एंड मेंस दिया था। वाह वाह वाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी दीदी उसी टाइम पे बीमार हुई थी, बहुत हैवी मतलब उनको डिजीज हुई थी, तो फिर पापा का नहीं हो पाया था। लेकिन पापा ने इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दिया था। उन्होंने बोला था एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो परिवार को बहुत नीचे से उठा के बहुत ऊपर तक ले जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं एक एस्पिरेंट्स का बेटा हूँ, लेकिन वो अल्टीमेट तो एक किसान है, गांव में खेती करता है, और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। तो मेरे घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है अभी तक, मतलब अभी तक नहीं था। इससे पहले जस्ट 1 साल पहले मेरे भैया दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए थे, और अच्छा। इसके जस्ट 1 साल बाद अब मेरा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गया। तो सब बोल रहे हैं कि बहुत गर्व की बात है, तुम लोगों ने एक साथ मतलब हमारा सर ऊंचा किया है, इस टाइप से गांव में बोला जाता है। अच्छा। और बस यही मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। ओके। तो मतलब फादर का जो सपना रहा वो आपने राइट पूरा कर राइट दिया। और पापा ऑब्वियसली अगर सोच रहे थे कि मेरे को RAS क्रैक करना है, मेरे को ऑफिसर बनना है, तो आपने वो ऑफिसर वाला ही जो फादर का सपना है वो पूरा किया। राइट और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही जो प्योर दिल होता है, ये जो दिल की शुद्धि होती है ना, ये आपको UPSC में क्रैक कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बहुत कि आपके इरादे बिल्कुल नेक होने चाहिए, आपके इरादे अपने लिए होने चाहिए और आपके पेरेंट्स की खुशियों के लिए होने चाहिए, तब जाके आप कहीं पे UPSC को क्वालिफाई कर सकते हैं। वो व्यक्ति क्वालिफाई कर सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड में इतना सक्षम बैकग्राउंड नहीं है कि आगे जाके मान लीजिए कोई सिफारिश लगा दी या कुछ कर दिया। नहीं सर, है ना? छोटे से गांव से। हाँ बिल्कुल, जो आपने बताया। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है। और इनफैक्ट आपने बोला कि आपका पूरा समाज जो है वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता रियली है ना? राइट। सो कितने साल का संघर्ष रहा आपका ये? सर संघर्ष तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि फैमिली का फुल सपोर्ट था। जी। तो बस फैमिली के सपोर्ट के साथ मेहनत करते रहे। मुझे ग्रेजुएशन के बाद 5 ईयर हो गया। 2019 में मैंने अपने ग्रेजुएशन किया था, और अभी मुझे 5 साल पूरे होते हुए मैंने असिस्टेंट कमांडेंट क्रैक कर लिया है। राइट। तो मतलब 5 सालों से आप लगे हुए थे वही Yes, sir. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यस पढ़ने में, यस यस है कि नहीं? यस सर। तो असिस्टेंट कमांडेंट जो आपने 2022 में भी दिया था, मैं आपको बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि 2022 में अजय के पेपर 1 में 140 87 मार्क्स थे। 87 मार्क्स थे। आई एम सॉरी, 2021 में 87 मार्क्स थे। अच्छा, 2021 में आपने शुरुआत की होगी पेपर देने की। यस सर। तो 2021 में इन्होंने शुरुआत की, पेपर 1 में इनके 87 मार्क्स थे एंड पेपर 1 क्रैक नहीं हो पाया, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, तो पेपर 2 तो चेक होता ही नहीं। फिर ही अगेन ट्राइड 2022 के लिए। 2022 में पेपर 1 में आपके 140 नंबर थे, राइट? यस यस। और पेपर 2 में कितने मार्क्स थे आपके? सर मेरे पेपर 2 में 27 मार्क्स थे, तो पता ही नहीं लगा कि कुछ मार्क्स बढ़े हैं टोटल, और 169 मार्क्स टोटल हुए थे। तो ऐसे करके मेरा मतलब रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ था। 196 कट ऑफ गई थी, तो 2022 में मैं रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन मेरा पेपर 2 चेक हो गया था। अच्छा, तो अच्छा। उससे मुझे पता लग गया था कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने आप पे काम किया और देखा कि मैं ना एक तो कोटेशन बिल्कुल एक भी कोटेशन नहीं लिख के आया था अपने किसी भी एक भी ऐसे में। सेकंड थिंग, मैं अपना पेपर भी पूरा नहीं किया था। और थर्ड थिंग कि मैं कोई भी डेटा भी नहीं डाल के आया था, बस अपनी जो थॉट्स थी सिर्फ उसके बेसिस पे पेपर लिख के आया था। तो कहीं ना कहीं उनके दम पे मुझे मार्क्स नहीं मिले थे। तो मैंने फिर पूरे साल जनसत्ता न्यूज़पेपर जो आता है उसका पेज नंबर 7 उस पे टॉप में एक कोटेशन आता है रोज। तो रोज तो मैं सारे कोटेशन तो नहीं लिखता था, लेकिन लाइक कोई कोटेशन किसानों पे आ गया, या फिर वुमेन्स पे आ गया, या स्ट्रगल पे आ गया, या फिर करप्शन पे आ गया।
लाइक आप समझ रहे हो कि मतलब जो रिलेवेंट टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड यदि कोई कोटेशन आ रहा है तो मैं उसको राइट डाउन कर लेता था। और ये राइट डाउन करने का प्रोसेस मैंने अपनी एक रफ कॉपी लिया करता था, उसमें करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। तो मैं उसको फिर भूल जाता था कि मैंने कहाँ लिखा है। तो फिर इसी बीच मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। तो सॉल्यूशन देखा कि आज के टाइम पे लैपटॉप पे भी टाइप करना पड़ता है, तो वो थोड़ी एक हेक्टिक प्रॉब्लम होती है। तो फिर टैब इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन था मेरे लिए। और जब मैंने टैब से तैयारी स्टार्ट की तो फिर मैंने हर चीज़ टैब से की और बहुत आसान कर दिया टैब ने मेरे लिए। मैंने सारे कोटेशंस टैब में एक पेज बनाया, उसमें सारे कोटेशंस लिखना। इसके अलावा आवर जो प्राइम मिनिस्टर जी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दीजिए, लाइक किसी भी जो शिक्षा संस्थान है वहाँ पे वो कोई स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। 15 अगस्त पे जब वो बातें बोलते हैं तो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। तो इस टाइप की जो एक होती है ना राजनीतिक, और एक दूसरी होती है उनकी प्रशासनिक बातें, तो उनको आप कोट कीजिए, उनको अच्छे से एक जगह पहले कहीं पे लिख लीजिए, जिससे कि आपको उनको बार बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बाय द एंड वो कहीं ना कहीं किसी एक सिविल सर्वेंट के द्वारा लिखी गई बातें होती है। नहीं, आज तक मैं जितने भी, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं जितने भी बच्चों से मिला या टॉपर से मिला, दे ऑलवेज से कि लिख लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। मैं चाहता हूँ आप दिखा दो, राइट? क्या आपने लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे नोट्स बनाए हैं, बिकॉज वो ही अल्टीमेटली। एंड अगर बच्चों, अगर आप सपोर्ट करेंगे अजय के इस पॉडकास्ट को, फॉर एग्जांपल अजय सर को सुनेंगे आप, तो डेफिनेटली ही विल गिव यू द नोट्स आल्सो, जस्ट फॉर अ सेक कि आपकी ज्यादा मदद हो जाए। तो अजय, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार ना प्रॉपरली सबको दिखा दीजिए। एंड कैमरा पर्सन को भी मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इनको प्रॉपरली इनको फोकस कर दीजिए। हाँ, मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ। जी, एनी नोट्स, आप मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं। राइट राइट राइट। यहाँ पे मैंने लाइक वुमेन्स, हर बार एक ना एक ऐसे वुमेन्स पे आता है। पक्का पक्का। तो वुमेन से रिलेटेड मैंने कुछ एक लाइक NFSA की रिपोर्ट हो गई जी, या फिर कोई भी रिपोर्ट्स जो आती है उनमें कुछ अच्छा पॉइंट है वो मैंने लिख लिया। इसके अलावा आप अच्छे अच्छे कोटेशंस लिख लीजिए। यहाँ मैं पूरा नहीं लिख पाया, लेकिन जो मैंने अच्छे कोटेशंस है वो यहाँ पे लिख रखे हैं। मैंने अपडेट नहीं किया था अभी इसमें। वो मैंने अपने जो ऑफलाइन नोट्स थे उन्हीं से पढ़े थे। तो लिखे मैंने सब एक ही जगह थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं। अच्छा, तो आपने नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वैसे आपने हिंदी में ही पेपर दिया हुआ है, लेकिन ये जो इंग्लिश वाले डेटा है इसको भी आप कन्वर्ट हिंदी में करके लिख देते थे। मेरे हिसाब से डेटा कोई मायने नहीं रखता कि आप हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, क्योंकि बाय द एंड वो एक डेटा है, वो बस आपको याद रखना है। तो उसमें कुछ ज्यादा लैंग्वेज तो होती नहीं है, तो आपको इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लिखना ही है तो आप हिंदी में लिख सकते हो। मैंने नहीं लिखा था, मैंने कोटेशंस हिंदी में लिखे थे जो कि आप देख सकते हो। मैंने एजुकेशन पे कोटेशंस लिख रखे हैं। इसके अलावा विकसित भारत पे मैंने एक कोटेशंस लिख रखा है, जो कि विकसित भारत का कोटेशन आपको याद होगा 2023 में एक क्वेश्चन आया था, इंडिया एज ए विश्व गुरु। मैंने वहां पे एक कोट किया। और तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स उसमें मिला होगा। वैसे ही क्योंकि क्वेश्चंस वही आते हैं जो साल भर चीज़ें चर्चा में होती है, और जो कोटेशंस आते हैं वो डेली वही आते हैं जिस चीज़ को डेली कहीं ना कहीं न्यूज में होती है। तो आप यदि उनको लिख लेते हो तो एक प्रकार से आप साल भर की जो चीज़ें होती है उनको एक जगह कंपाइल कर लेते हो। एंड में आपको मैं आपके इसके पेज गिना देता हूँ। 13 पेज है ओनली। 13 पेज के अंदर आप जब जाते हो तो सबसे क्रूशियल टाइम होता है वो लास्ट के 2 घंटे, क्योंकि डेटा याद नहीं होता है। आप उस लास्ट के 2 घंटे में इस डेटा को एक बार देख के जाइए, आपको 100% डेटा याद रहेगा। मतलब वो जो 10 से 12 और 12 से 2 के बीच का जो समय होता है। हाँ, राइट। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं पेपर 2 के लिए, जो मैंने किया था। ईयरली बेसिस पे एडिटोरियल डिस्कशन आप कहीं से भी देखिए। एडिटोरियल या तो पढ़िए या डिस्कशन देखिए, और उस एडिटोरियल के आप हो सके तो अच्छे रिलेवेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाइए। मैं आपको उसके भी नोट्स दिखा सकता हूँ। मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं।
हाँ, तो ये वाले जो नोट्स हैं वो ये नोट्स हैं कि जैसे मान लीजिए अलग-अलग जो थीम्स के जैसे वुमेन हो गया, कोई राइट। पॉलिटिकल इश्यू हो गया, कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल इश्यू हो यस गया, यस, तो राइट। उसके रिलेटेड आपने जो डेटा है वो एक इकट्ठा कर करके रख दिया कि मेरे को क्योंकि बाकी नॉर्मल चीजें तो मैं लिख लूंगा, लेकिन ये जो डेटा होता है कि रिपोर्ट्स होती है ये भूल जाता है बच्चा एंड राइट। मोमेंट पे। हाँ जी। तो वो आपके बहुत काम में आया है, तो आप इनको शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सर, मैं हाँ जी आपको शेयर करूँगा, आप जी, स्टूडेंट को शेयर कर सकते बिल्कुल हो ये। बिल्कुल। अब नेक्स्ट एग्जांपल बताइए अजय। हाँ, एडिटोरियल का मैं एग्जांपल बता रहा था सर जी आपको। तो मैंने एडिटोरियल के लिए एक पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये एडिटोरियल का एक पूरा फ़ोल्डर बना रखा है। जी मैं एडिटोरियल के फ़ोल्डर को खोलूँगा तो इसमें मैंने जून का एक फ़ोल्डर बना रखा है। राइट राइट। हर महीने का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं। ठीक उस है। फ़ोल्डर में मैं जो भी चीज़ें आती है उनको अपडेट कर लेता हूँ। लाइक मैंने ये अच्छा पूरा जो एडिटोरियल जो भी अच्छा एडिटोरियल होता है उसी जी। को सिर्फ मैं उसके नोट्स बना लेता हूँ। और ये नोट्स अब मुझे इतने इजीली अवेलेबल रहते हैं, इनको भी मैं इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ये ना कॉपी पेस्ट हो जाता है। बाद में आप टॉपिक वाइज 50-40 टॉपिक्स आपके जो मेन रिलेवेंट टॉपिक होते हैं लगभग हर जगह आजकल स्प्रेड रहता है वो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 टॉपिक्स 40 टॉपिक्स आप उठा के उस टॉपिक्स के अंदर डालिए इस नोट्स को, क्योंकि ये टॉपिक ये नोट्स आपने बनाया है आपको सिर्फ एक बार देखना है ये आपको याद रहेगा। क्यों? यस यस यस। क्योंकि आपने उस टाइम समझ के बनाया हाँ, हुआ खुद होता है। लिखा है, खुद राइट। लिखा है। ओके, ओके। तो एक ये स्ट्रेटजी रहती है। तो आप हाँ, यदि ये सब करते हैं तो आपका हाँ, 140 नंबर तो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद बचा आपका ग्रामर। तो हाँ, ग्रामर में भी सर मैं आपको 5 टॉपिक्स बताऊंगा, हाँ, 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 मैंने लिखे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वो स्टूडेंट्स ज़्यादा इलैबोरेट करके बच्चों बताते हैं जो लोग एक्चुअली में उन्होंने जैसे 27 मार्क्स थे अजय के, तो राइट। 27 से कहाँ से उन्होंने कैसे कैसे तिकड़मबाजी लगा के कहाँ से उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, कुछ कंटेंट उठाया, कुछ कहीं से उठाया, आपने कंपाइल किए नोट्स और अल्टीमेटली इस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को किया। देखो ये भी वही बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने एक्चुअली इंप्रूवमेंट, अब ऐसे भी होते हैं हम लोग टॉपर टॉक करते हैं तो मैं करता हूं तो बच्चे कहते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, सो दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड दिस एग्जाम। बट इन योर केस यू आर इलेबोरेटिंग थिंग्स कि देखो मैंने ऐसे ऐसे मेहनत की, मैंने ऐसे नोट्स बनाए, तो ये वाली चीज जो है बच्चे ज्यादा रिलेट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक दो एग्जाम्पल और भी होंगे तो बीच बीच में आप देते रहिए बिल्कुल कि सर। मैंने ऐसे ऐसे नोट्स बनाए, और आगे मैं अजय से नोट्स लेके आप सभी को शेयर कर दूंगा। आप बस मुझे मेक श्योर कर दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए सर ये मेरा मेल आईडी है, आप इधर सेंड कर दीजिए नोट्स, तो डेफिनेटली हम लोग स्टूडेंट्स को सेंड करेंगे। अजय, तो ये जो पेपर 2 की बात है तो इसके लिए आपने जनसत्ता न्यूज़पेपर का राइट। 7th पेज आप बोल रहे हैं, 7th पेज का है ना? जो हाँ। कोटेशन आता है उसको लिखो। जनसत्ता पे ही एक एडिटोरियल आता है, बड़ा वाला एडिटोरियल, उसको आप देखो। और इसके लिए स्पेशली सीएपीएफ के लिए आप ओनली पूरे हर महीने का नहीं पढ़ रहे हो या जी। डेली का नहीं पढ़ रहे हो, जी। तो आप एक डे बिल्कुल मत छोड़िए, वो होता है मंडे, ओके। सॉरी ट्यूसडे का जो डे होता है मंगलवार। ठीक है। उस दिन क्या होता है जनसत्ता में, उस वीक में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चला है वो पेज नंबर 8 पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक एडिटोरियल आता है। आप यदि ईयरली 52 एडिटोरियल आएंगे, यदि वो 52 एडिटोरियल कवर कर लेते हो तो ये मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि 6 में से आउट ऑफ 4 ऐसे आपके उसके अंदर पक्का से आ पक्का जाएंगे, पक्का, राइट राइट, क्योंकि वो हर एक वीक का क्रक्स होता है। तो आप वहाँ उसको भी प्रेफर कर सकते हो, खासकर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे नॉर्मली बहुत दैनिक परेशान जागरण होते पढ़ते हैं हैं। और हाँ, दैनिक जागरण में उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी पॉलिटिकल न्यूज़ है और अच्छा। कौन सी हमारे काम की न्यूज़ है। और बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं उसके अंदर, नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। लेकिन जनसत्ता में एक लिमिटेड मटेरियल्स होता है जिसको इजीली पढ़ सकते हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि लिमिटेड, इतना भी लिमिटेड कर सकते हो आप कि मंगलवार के दिन का एटलीस्ट पढ़ लीजिए। तो उससे आपका सारा कवर हो जाएगा। आपका उसमें इंटरनेशनल कवर हो जाएगा, आपका उसमें आईआर कवर, सॉरी साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा, एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा, और जो भी उस वीक का इश्यू, कोई भी मुद्दा होगा इश्यू बेस्ड, वो कवर हो जाएगा। तो वो आप छोड़िए मत। मतलब खासकर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए दिक्कत आती है, कंटेंट नहीं मिल पाता है या आइडिया ही नहीं होता कैसे क्या तैयारी करनी है। ये तो पेपर 2 की बात आ गई। प्रेसे एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या किया था आपने?
ग्रामर के आपने बोले कि भाई मैंने 5 टॉपिक किए थे, राइट? यस सर। तो 5 टॉपिक कहाँ से किए थे, या नॉर्मल कहीं से यूट्यूब से कर लिए, कहाँ से किए होंगे? हाँ सर, मैंने ग्रामर्स के टॉपिक अपने से खुद से यूट्यूब पे, और पहले मैंने सबसे पहले क्या किया था, पिछले 5 या 6 साल के क्वेश्चंस निकाले। मेरे पास अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं पॉडकास्ट में हूँ, लेकिन आपको बाद में शेयर कर दूंगा। मैंने हर एक टॉपिक्स पे क्वेश्चंस फ्रेम वो एक जगह लिख लिए थे। लाइक एक क्वेश्चंस हमेशा आता है, क्वेश्चन टैग। एक क्वेश्चंस आता है कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इससे 2 क्वेश्चन आता है। तो हर साल जिस चीज़ के 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ऐसे 5 से 6 टॉपिक मेरे लिए निकले थे। एक स्पीच का टॉपिक आता है, एक प्रोनाउन में भी रिसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उसी से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो ऐसे टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़िए जिसके लगातार 3 या 4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको बिल्कुल बहुत कंसाइज वे में भी आप पढ़ोगे तब भी आपके आउट ऑफ 25 आप इजीली 15 मार्क्स कवर कर सकते हो। और ये उन बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश आती नहीं है, वो इंग्लिश से डरते हैं, क्योंकि मैं खुद डरता था। तो मैंने भी इसी तरीके से चीज़ें कवर की, तो फिर मुझे अच्छा स्कोर मिला, फाइनली मैं सेलेक्ट हो पाया। ओके, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के बारे में क्या बोलेंगे आप, कैसे प्रैक्टिस? हाँ सर, मैंने प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई खास प्रैक्टिस की नहीं थी, और मैं सच बताऊं तो मैंने प्रेसी छोड़ दिया था। अच्छा, प्रेसी छोड़ के आए थे। इनफैक्ट मुझे 50 मार्क्स का छोड़ दिया था। अच्छा, मुझे जो लगता है वो प्रेसे राइटिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बड़ी मुश्किल होती है प्रेसे राइटिंग। वहाँ पे बहुत कम टाइम है उसको पढ़ना, समझना और फिर लिखना, तो थोड़ा टफ होता है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि आपको जो आता है उसको 100% अच्छा दो। तो मैंने सारे एसेज, आर्गुमेंट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर उसको अच्छे से किया था। प्रेसी और रिपोर्ट में मैंने ध्यान कम दिया था, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि रिपोर्ट 10 नंबर की होती है और मैक्सिमम उसमें 4 या 5 नंबर मुश्किल से देते होंगे। तो मैंने इन चीज़ों पे फोकस किया था। हाँ, मैं पूरा पेपर कर सकता था, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी अलग थी, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है। मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरे से इस चीज़ की स्ट्रेटजी में थोड़ा सा दे रहे ना ही ले, पेपर पूरा करे, क्योंकि पेपर पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और देखो, हर इंसान से जो अच्छी चीजें है वो आप लीजिए, और जो इंसान ने गलतियां की है वो मत कीजिए। हाँ जैसे सर ने मैंने बोला गलती की है। गलती की है कि भाई पेपर छोड़ के आ गए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो गलती को आपको रियलाइज करना है कि आपने नहीं करनी है, आपको पूरा पेपर करना है। मेक श्योर प्रेसे है वो ठीक है, पर पूरा करना है, राइट? हाँ सर, उस गलती का मैंने भरपाई जब इंटरव्यू में की, तो मैंने यूपीएससी की तो प्रिपरेशन ही छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने पहले से गलती की है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। आपको नेक्स्ट मौका मिल गया कि चलो इंटरव्यू अपीयर कीजिए, तो आपने पूरा जोर लगा दिया कि चल मैंने पेपर 2 में तो गलती कर दी, हाँ जी, अब मैं इंटरव्यू में पूरा अपना एफर्ट लगाऊंगा, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा। और आपने बोला भी कि मैं 2 महीना मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, है ना? हाँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ दी और बस इंटरव्यू स्पेसिफिक यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, राइट? तो इस पूरी जर्नी के दौरान आपका जो 1 साल, जो 2022 में आपका कितने 27 मार्क्स आए थे पेपर 2 में, 2022 में आए थे। यस सर। और उसके बाद जो नेक्स्ट 1 साल था 2023 का, तो उस पूरे दौरान आपने सोचा होगा कि ये सोर्स भी ले लेता हूँ, वो सोर्स भी ले लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ, वैसे भी कर लेता हूँ, पेपर 1 के स्पेसिफिक। बिकॉज आपने सोचा होगा कि चलो 140 नंबर आप बन रहे हैं, मैं अब 160 170 लाने की कोशिश करूंगा, राइट? तो मुझे ऑब्वियसली आप हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, तो जैसे हिस्ट्री का क्या सोर्स था, क्योंकि जो बुक्स है वो कई बुक्स ऐसी हैं जो इंग्लिश में ही मिलती है, हिंदी में नहीं मिलती है। तो मुझे हिस्ट्री की बताइए कि कैसे कैसे, कौन सी किताबें आपने रेफर की थी। इन शॉर्ट क्रस्ट तरीके से सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैंने कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि मेरे 140 मार्क्स आए, मुझे 170 लाने हैं, तो मैं जो मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ। अच्छा। मैंने वही मटेरियल दोबारा से पढ़ा था, बस ये देखा था कि किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आए हैं। लाइक 30 मार्क्स बेसिक साइंस में पूछे जा रहे, तो मैं क्यों ना उसमें 28 मार्क्स कवर कर लूँ, सॉरी 28 क्वेश्चंस कवर कर लूँ। वैसे ही हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था, तो हिस्ट्री में मुझे टेंशन नहीं थी और हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा जाता था। अच्छा। इसके अलावा बेसिक
जो पॉलिटी है उसके नॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं। अब मैं आपको इनके रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो आप पूछ रहे हैं मेरे से। सबसे पहले तो आप बेसिक साइंस, मैं इसको इस हिसाब से बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो मैं सबसे पहले बेसिक साइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ। क्यों इसलिए रखता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। लाइक इजीली आप 50 अक्रॉस मार्क्स कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8th 9th और 10th ये 3 क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। इनके बेस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मैं 2 तरीके से पढ़ता था, पहले बुक्स पढ़ता था, उसके अलावा कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, इसके लिए मैं क्या करता था, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हर चीज़ की वीडियो पड़ी है। उसको 1 घंटे में कवर हो जाती है कई सारी चीज़ें, तो उसको फटाफट से 1 घंटे में कवर किया। तो ऐसे मेरा बेसिक साइंस हो गया। सेकंड थिंग मैं आता हूँ हिस्ट्री पे। मैं हिस्ट्री को आपका अभी तो मैं सारी चीज़ें बना के नहीं लाया क्योंकि मैं पॉडकास्ट के लिए आया, वो दिखा नहीं सकता। हिस्ट्री में आप डायरेक्ट अपने से खुद से देखिए। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि 6th 7th 8th 11th 12th इन 6 बुक्स, वो कोई 6 बुक्स सुनने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन आप इनको 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठ के आते हैं। सोच सकते हो आप, हिस्ट्री जैसा टफ सब्जेक्ट लोगों को बहुत टफ लगता है पढ़ने में, वो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको इसका पढ़ने का तरीका ऐसे रखना है, आप 6th क्लास की बुक पढ़ रहे हो तो 12th क्लास की फर्स्ट बुक साथ में पढ़िए, 7th क्लास की बुक पढ़ रहे हो तो 12th क्लास की सेकंड बुक साथ में पढ़िए। ये मैं बात कर रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी की। ओल्ड एनसीईआरटी सीएपीएफ में काम नहीं करेगी। न्यू एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप न्यू एनसीईआरटी कवर कीजिए। और मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कुछ करना है तो वैल्यू एडेड मटेरियल्स, जो कि मैंने खुद ने नहीं किया था, लेकिन सर आपको इसके बारे में बता सकते हैं कि वैल्यू एडेड मटेरियल सर कब देते होंगे, तो आप वो देख सकते हो। नहीं, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ चीज़ें। मैं कहता हूँ बेटा, अगर तुम फंडामेंटल बुक्स एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत ये तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। नो, है ना? करेक्ट और नॉट? एकदम करेक्ट सर। मैंने तो एनसीईआरटी पढ़े थे सर इसके लिए। और पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में भी आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट बर्थ पहले पढ़ी है। फिर लक्ष्मीकांत पे जाइए, क्योंकि सीएपीएफ के क्वेश्चंस का जब आप टाइप्स देखोगे तो कहीं ना कहीं सीएपीएफ के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हायर लेवल के क्वेश्चनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस नहीं पकड़ पाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। वो आपके बेसिक क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी से। वहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई है एनसीईआरटी में, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटी आप खुद पढ़ोगे, आप समझ जाओगे। वही हम ज्योग्राफी पे आते हैं। लक्ष्मीकांत कितनी बार रिवाइज की, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि मैं बच्चे को बोल दिया कि भाई लक्ष्मीकांत ले लो, पढ़ लो, तुम्हारा नहीं निकलेगा। They are seeking for some short notes, something summary मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो सर लक्ष्मीकांत का मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। हाँ, that's more important, yes। हाँ, लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी बुक है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने 15-20 बार उसको पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो बाइबल है। यूपीएससी या सीएपीएफ करना है तो उसके बिना आपका हो नहीं सकता। लेकिन आप एक जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, उसका जो टॉपिक नंबर 1 है, उससे आप 40 तक पढ़िए। वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके 3 या 4 जो टॉपिक है, उसको आप ना एकदम ऐसे घोट के पी जाइए। उससे आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे एक ही यूनिट से। तो आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, 40 नंबर तक पढ़ना है। इसके अलावा आपको देखना है तो आप जो चुनावी सुधार हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप पूरी पढ़ने बैठोगे तो आप 1 या 2 बार कवर करोगे, तो आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ से हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो यही स्ट्रेटजी रहा था कि मैं स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करता था। ठीक है। इसके अलावा आप
जो करंट की बात करता है, करंट सर मैंने किसी भी मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं मैंने किस कोचिंग से किया था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी। इसके अलावा आप देखना चाहे तो अरिहंत की एक बुक आती है, वो देख सकते हो आप। 6 मंथ का कंपाइलेशन होता है, आप उसको पढ़ सकते हो। मैंने सिर्फ मैं अपना बता दूं तो मैंने सिर्फ अपना वो सिर्फ वो पढ़ा था, यूट्यूब से वीडियोस देखी, 5 से 6 वीडियोस देखी, उसमें INS तारिणी के बारे में बात की रखी थी, और ये जितने भी एक्सरसाइज होती है उनके बारे में बात कर रखी थी। मेरे अच्छे खासे क्वेश्चंस उनसे बन गए थे। लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, मेरे पास उस टाइम टाइम नहीं था, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने APFC की तैयारी की थी उस टाइम। तो उसकी वजह से टाइम कम था, तो मैंने लिमिटेड टाइम में तैयारी की थी। और इसके अलावा आप रीजनिंग में आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस कम आते हैं। यस यस यस। और मैथ्स में भी आप जो सर्कल, पैराबोला, इस टाइप की जो चीज़ें होती है हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनको देख के जाइए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, 2D 3D ये सारी चीजें। तो ये पेपर 1 की स्ट्रेटजी रही। और मैं सर इकोनॉमी को अलग से पढ़ना प्रेफर नहीं करता था, क्योंकि काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। यस यस यस। तो ये 6 पिलर है पेपर 1 के। पेपर 2 का मैंने बता ही दिया आपको। और ओके सी देखो हर टॉपर ना यही पिलर्स बताएगा, यही सब्जेक्ट्स बताएगा, यही फंडामेंटल किताबें बताएगा। नाउ एक टॉपर और एक बच्चा जो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, उसके बीच में ये डिफरेंस है कि आपने कितना अच्छे से इन चीजों को पढ़ा है और कितनी रिवाइज किया है। मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चा पूछता है कि सर कितनी बार लक्ष्मीकांत को रिवाइज करना है या कितनी बार किस किताब को रिवाइज करना है। मैं उसको सिर्फ इतना कहता हूँ जितना मतलब तुम इतना पढ़ लो कि तुम्हारे दिमाग में वो पेपर का पेज भी छप जाए, पेज नंबर भी। आपको 1 या 2 पेज पलटना पड़े जब आपको वो टॉपिक खोलना है, तो ज्यादा नहीं। आप ऐसे हाथ से खोलो तो आप वहीं पे खोलो। यस एग्जैक्टली। और ये वाली सिचुएशन आती है लास्ट के 1-2 दिन के अंदर अंदर की आपने सब पूरा दिमाग में वो रिवाइज किया होता है, स्कैन किया होता है, तब आपसे कोई भी पूछे ये सवाल कहाँ पे मिलेगा, तो आप एकदम फट से निकाल सकते हैं कि हाँ ये सवाल तो यहाँ से मिलेगा और आंसर तो आपके दिमाग में होगा ही। तो ऐसी कंडीशन पे ही आपका पेपर क्वालिफाई भी होता है, बिकॉज यूपीएससी में टाइम कंस्ट्रेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ऊपर से लेंथ भी क्वेश्चंस की ज्यादा होती है। तो उस समय वही बच्चा जीतता है जो बच्चा फटाक से आंसर दे पाए, दिमाग को जल्दी चला पाए। पेपर 1 हमने पढ़ लिया, पेपर 2 देख लिया। फिजिकल मेडिकल आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, आई कि नहीं आई कोई दिक्कत? सर एक्चुअली मैं जैसा सब लोग बोलते हैं कि जो पेपर वेट दे रखा होता है, तो मेरा मुझे 66 चाहिए था, मेरा 75 था। अच्छा। तो सर दिक्कत तो एक प्रकार से थी। रिव्यू वगैरह आया था? नहीं आया था, क्योंकि एक्चुअली मैंने लूज भी कर लिया था, और वहाँ पे इतना टफ नहीं होता जितना सभी लोग बताते हैं कि आपको एग्जैक्ट उसी लिमिट में आना है। आपको नॉर्मली मैं CISF का बता दूं, बाकी मुझे पता नहीं वहाँ और जगह कैसा रखता है। CISF SSG नोएडा, जहाँ पे दिल्ली और राजस्थान और हरियाणा वाले बच्चों का नॉर्मली फिजिकल्स होते हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ देखा था कि आपको रीजन वाइज अलग अलग जो सेंटर है उन पे फिजिकल होंगे। तो राजस्थान के लगभग सारे बच्चों के फिजिकल SSG नोएडा हुए थे, और दिल्ली वाले बच्चों के जो जितने भी सबका फिजिकल ITBP नोएडा में हुआ था। और जो यूपी वाले बच्चे हैं उनका सबका गोरखपुर हुआ था शायद, हाँ राइट, गोरखपुर हुआ था। तो ऐसे इनके रीजन वाइज डिवाइड कर रखा है शायद, क्योंकि जो एक ट्रेंड मुझे देखने को मिला वो यही था। तो मैं SSG नोएडा का आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, आप BMI में आ जाओगे। और मुझे तो इतना, क्योंकि मैं सुबह अपना वेट ना जब देख के गया तो वो 68 था, लेकिन वहाँ 65 आया। तो वो ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत रखते हैं, क्योंकि वेट एक ऐसी चीज़ है ना जिसको कभी भी कम किया जा सकता है। तो ये इसको इतना हेक्टिक मत लीजिए कि आप अपनी बॉडी तोड़ लो। और सबसे मेन बात, वेट के चक्कर में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। बच्चे लोग वहाँ पे ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं, ये सोचते हैं कि शायद मेरा 1 किलो वेट कम आ जाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मुझे 100 मीटर स्प्रिंट करनी है, और बिल्कुल बहुत कम टाइम में उनको 800 मीटर्स करनी होती है, और उसके 4 से 5 मिनट भी नहीं देते पूरा,
इतनी देर में आपको लॉन्ग जंप करनी होती है। तो बच्चों का जो लॉन्ग जंप रहने का जो रीजन होता है, ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो लॉन्ग जंप में होते हैं, बिल्कुल। वो यही रीजन होता है। वो पानी पीते ही नहीं है सुबह से, वो हम्म, सोचते हैं मेरा वेट कम कहीं ज़्यादा ना आ जाए। कोई बात नहीं, आपका वेट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आपको बीएमआई में कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन यदि आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं फिजिकल में बाहर हो जाता है। नहीं, वही वही बात है कि 50% रिजेक्शन भी होता है राइट, फिजिकल्स में, ये है ना? सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का होता है बच्चों का कि हम कहीं वेट में बाहर नहीं हो जाए, लेकिन रियलिटी में वो फिजिकल में बाहर हो जाता है फिर, क्योंकि बॉडी में सर पानी नहीं पियोगे, खाओगे नहीं, तो बॉडी में एनर्जी तो बचेगी नहीं। वही बात है कि एक बैलेंस नहीं अप्रोच अपनाना, या कुछ हाँ, कोई कमी रह जाना, या डर जाना, या फिर वीकनेस आ जाना, लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यदि आपको वेट एक्चुअली कम वर्क्स। करना है, आप पहले कीजिए। उस दिन वेट कम करने के लिए कोई फायदा इन नहीं है। चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए। आप अच्छे से नॉर्मली केला खाने के लिए बोला जाता है, तो आप ये 1 या 2 केला एटलीस्ट खाइए, ठीक उसके ठीक बाद ठीक आप ठीक। दौड़िए। राइट राइट राइट। तो आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। और मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे रेड बुल वगैरह पी के दौड़ते हैं, अच्छा अच्छा तो अच्छा। एक ये भी अरे वो काफ़ी। तो शौक है, रेड हाँ, बुल या प्रोटीन उसमें शेक या एक्चुअली में ऐसा हाँ, होता है कि जब आप उसको पीते हो तो उस टाइम आपका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है, स्पाइक हो जाता लेकिन है, कुछ देर बाद आप लो वीक हो एनर्जी में जाते हैं। फील हाँ करते हो, हाँ तो हाँ। आप हो सकता है आपको कहीं ना कहीं उसकी वजह से नुकसान हो। सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, आपको अल्टीमेटली सिलेक्ट होना है, मतलब एक सही तरीके से। ऐसा भी नहीं है कि आप पिछले दिन मतलब फॉर एग्जांपल मेरे साथ में ही मेरे साथ के थे जिन्होंने पेन किलर लिया था पिछले दिन, कि हाँ, भाई यदि मैं आप पेन पकड़े किलर। जाते हो तो फिर आप बाहर ही हाँ कर हाँ। दिए जाओगे। तो ठीक है, अगर आप हो जाते हो सेलेक्ट तो अच्छी बात है। आजकल थोड़ा सा इन्होंने बोला जो कि इतना ज्यादा टफ नहीं था, नहीं। बट द पॉइंट इज कि वो स्ट्रिक्टनेस बढ़ती है, सेंटर टू सेंटर वेरी भी करता यस है। मैं सर। आपको बताऊं, 100 मीटर्स में भी 1 सेकंड में भी बाहर कर दिया जाता है बच्चों को यदि कि आपका पैर हवा में है, हाँ, लाइन के क्रॉस भी है लेकिन पैर हवा में है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वही है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ फिजिकली हेल्दी आल्सो। यस सर। ये दैट इज व्हाट द अल्टीमेट थिंग इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने कहा कि मैंने 2 महीना सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी की। यस सर। तो व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस, हाउ यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, कैसे आपने आपने हिंदी माध्यम में तैयारी की थी? बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं जो इंटरव्यू अपीयर करते हैं, सो उनमें बहुत बड़ा एक डिलेमा होता है कि किस में दे, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में करें। सामने वाला क्या पता हमें हिंदी में बात करने ना दे, तो हम फंस जाएंगे। और दिस हैपेंड इन 2020 ऑल्सो, बहुत बच्चे ऐसे थे। हाँ सर, ये पहले 2020 में हो चुका है, लेकिन मैं इस साल का आपको ट्रेंड बता सकता हूँ, ठीक पहले है का मुझे नहीं पता। ठीक है। इस साल का ट्रेंड ये था हम्म कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोट कर रही है, हम्म इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है। हम्म आपने यदि सुना होगा तो 13 लैंग्वेज में जीडीज का इंटरव्यू, वो सॉरी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं अब। हम्म ठीक है, तो आजकल कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है, तो ये चीज़ मैंने ये ट्रेंड इंटरव्यू में भी देखा। जो बच्चे इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे भी हिंदी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा। ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, फिर भी उनसे हम्म जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो हिंदी में आ रहा है। हम्म तो ये हो सकता है कि वो लोग ये ज़्यादा चेक कर रहे हैं कि ये बच्चा कहीं एकदम इंग्लिशमैन तो नहीं है, क्योंकि हम्म। इंग्लिशमैन होगा तो वो वहाँ पे जो जवान्स होंगे उनसे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। पाएगा, हाँ। और आज के टाइम पे सीएपीएफ की एक बड़ी प्रॉब्लम भी है कि जवानों का सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं ना कहीं कम होता है, तभी हमको सुसाइड जैसी बातें सुनने को मिलती है, या फिर जो जॉब छोड़ने जैसी बातें सुनने को मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसके प्रति बहुत अच्छे कदम उठा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली हिंदी में दोगे। हाँ, इस बार मैंने एक केस सुना था, तो इंटरव्यू में क्या हुआ था, एक गर्ल्स थी, वो महाराष्ट्र से थी। तो संजय वर्मा सर का इंटरव्यू वो बोर्ड था। तो उन्होंने बोला था कि सर मैं इंटरव्यू हिंदी में देना चाहती हूँ। तो सर ने बोला ऑफ कोर्स आप हिंदी में दीजिए, बट मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पूछूंगा। जबकि संजय वर्मा सर सबसे ज़्यादा हिंदी में इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन ये आपने जो बोला कि 20 में आपको मना भी कर सकता है, वहाँ मना किया था। यहाँ पे ये बोला था सिर्फ कि ये उन्होंने ये देखा था ये इंग्लिश समझ तो लेती है ना, तो बस इसके लिए उन्होंने बोला था। उसके बाद उन्होंने एंड में तो उनसे मराठी में भी बातें की थी। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं अजय, लिटरली ये सच में मैं चाहता हूँ कि आ, बच्चे के लिए ना ये एक बैरियर ना हो कि हिंदी वाला बच्चा है तो उसके लिए बैरियर हो।
सर इंटरव्यू आज में के टाइम मुझे तो स्पेसिफिकली, नहीं लगता कि आप है ना? 2023 का जो ट्रेंड हाँ। देखा था उसके हिसाब से कोई हिंदी में बैरियर नहीं है। आप हुँ, अच्छे से हिंदी में इंटरव्यू प्रिपेयर कीजिए। बस आप एक चीज़ का ख्याल रखिए, हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं ना, एक्चुअली में हमको रियल हिंदी नहीं आती है। हाँ, हाँ, हाँ। हमको खड़ी बोली आती है, जो इसमें हम बहुत गलत वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं। जैसे हुँ, मुझे भी एक वर्ड यूज करने की आदत है, बंदा वर्ड मैं यूज करता हूँ। हुँ। नॉर्मली बंदा वर्ड अपन इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज यस, यस, करता है, यस। फॉर्मल हुँ, लैंग्वेज में यूज नहीं करता नहीं है। करते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हुँ, आप हुँ, हिंदी के भी वही वर्ड्स यूज करें जो आप फॉर्मल हो। हुँ, अब आपको कहीं ना कहीं से आपकी वोकैब बढ़ानी है, हुँ, क्योंकि ये सबके पास प्रॉब्लम होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के पास, कि आपके पास वोकैब नहीं होती है अच्छी। यदि आप हुँ, अच्छी वोकैब के साथ बोलेंगे, बहुत लिमिटेड बोलेंगे, तो आपको बहुत हुँ, अच्छे मार्क्स हुँ, मिलेंगे। सेकंड थिंग, आपने पूछा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे स्टार्ट की। हुँ, तो सर जिस दिन इंटरव्यू का शेड्यूल आया था, हुँ। तो मैंने देखा कि मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में है। अच्छा। 14 को इंटरव्यू ख़त्म हो रहे थे हुँ। और 10 जून को मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, तो ये अच्छा एडवांटेज भी होता है मेरे ख्याल से, बिकॉज़ वो ट्रांसक्रिप्ट से आपको पता चल जाता है कि कौन-सा बोर्ड क्या सवाल पूछ रहा है। ये एक राइट। अच्छी चीज़ है। हाँ, हाँ। तो आपने ट्रांसक्रिप्ट की बात की, तो मैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में भी बता देता हूँ। हुँ, आप ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल देखिए, आपको हुँ, डेली ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी। ज़्यादा तो नहीं, 3 से 4 ट्रांसक्रिप्ट आपको डेली मिल जाएगी, ये हुँ, सफिशिएंट होता है। हुँ, तो आप उन ट्रांसक्रिप्ट में से एटलीस्ट वो क्वेश्चन उठा लीजिए जो क्वेश्चंस आपने खुद से बनाए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं अपने डेफ के ऊपर, हुँ, अपने जो आपका सब्जेक्ट है, लाइक मेरा इलेक्ट्रिकल था ग्रेजुएशन का, हुँ, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो उन सब पे जो भी क्वेश्चंस आपने खुद ने बनाए हैं, और मैंने बोला था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए, चैट जीपीटी का यूज कीजिए, हुँ, आप जेमिनी का यूज कीजिए जो कि गूगल का है। तो उनके थ्रू जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखिए, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्या। यदि हुँ, वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उनके आंसर फ्रेम कीजिए और हुँ। उनको बोलने का ट्राई कीजिए। फ्रेम करने से कुछ नहीं होगा, आप जब तक उसको बहुत अच्छे से नहीं बोलेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मिरर प्रैक्टिस, सामने मिरर यस। रख के फिर बोलने की कोशिश हाँ, कीजिए। या तो आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, या फिर सेकंड जो तरीका मैं बताऊँगा आपको, वो हुँ, आप कर सकते ठीक हैं। है, ठीक है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। और ये ऐसा हुआ था, फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी में सबसे पहले तो वही होता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे तैयारी करूँगा। मॉक देने से पहले भी बच्चे डरते हैं। ऑफ हुँ, कोर्स मैं खुद मेरा एक इंटरव्यू था, तो मॉक इंटरव्यू था, उसमें मेरे पैर काँप रहे थे जब फर्स्ट मेरा मॉक इंटरव्यू था। हुँ, तो हुँ, मैं सोचा यार कि ये तो मॉक है, फिर भी पैर काँप रहा है। हुँ। तो एक्चुअली में वो हुँ, इंटरव्यू से डर नहीं था, वो बोलने का जो डर होता है ना अंदर हुँ, से, वो वाला डर था। तो फिर मैं जब ये सब फेस किया, तो मैं एक अपने आप में एक स्ट्रेटजी बनाया, मैं खुद से बनाया था वो। मैं खुद सोचा कि ऐसा करना है। तो फिर मैंने सभी को जितने भी मुझे लोग रखने थे, उनको मैंने कन्विंस किया, और हुँ, थोड़ा-सा उसमें स्ट्रैटेजिकली कन्विंस करना होता है कि सामने वाले को इतना लगे कि हुँ, इसके साथ मैं यदि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एसेट बने। कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँ और मैं लैग कर जाऊँ। हुँ, तो उसको ये विश्वास दिलाना होता है, क्योंकि आप कहीं न कहीं उसको अपने साथ पूरा 1 महीने रख रहे हो इंटरव्यू की तैयारी में, वो कहीं और इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हुँ, तो उसको ये बिलीव होना चाहिए। हुँ, तो फिर मैंने 4 से 5 अपने दोस्तों को, मैंने मेरे 2 ही दोस्त थे उसके अंदर, और बाकी अननोन पर्सन्स को मैंने लिया था। ग्रुप में से मैं कहीं से भी नंबर उठाता था, और जो मैं कुछ देखता था, लाइक मुझे एक गर्ल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि पूरे ग्रुप में एटलीस्ट एक गर्ल्स होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो डिसेंसी है वो मेंटेन रहती है ग्रुप की। हुँ, वहाँ कोई कुछ गलत वर्ड्स नहीं बोले। अब फिर सेकंड थिंग, मुझे एक फोर्स पर्सन चाहिए था, क्योंकि हुँ, फोर्स पर्सन को एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज था, फोर्स के हुँ, बारे में, हुँ, हुँ, कि हुँ, वहाँ कैसी चीज़ें होती हैं। हुँ, तो मैंने उनको ढूँढा, तो सब आपको सब कुछ मिलेगा, वो हुँ, आपको ग्रुपों पे मिल जाएगा। आप हुँ, उनसे बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, अपने ग्रुप में इन्वॉल्व कीजिए। हुँ, इस टाइप से मैंने 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में अ, सारे लोग थे। उस ग्रुप का मैं आपको तरीका बताता हूँ, हम लोग कैसे तैयारी करते थे। कि हमने शाम को डिस्कस कर लिया कि आज पहले दिन बस आप एक इंट्रो दीजिए। मैं सच बताऊं कि मैं अपना खुद का इंट्रो नहीं दे रहा था, बाकी चारों लोग अच्छे से इंट्रो दे पा रहे थे।
ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि मेरी ये कमी है, इसीलिए मैंने खुद ने एक ग्रुप बनाया था और मैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करता था। तो वो जो आप कोऑर्डिनेट करते हो ना कहीं आप एक बोलना सीख जाते हो धीरे 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 धीरे। अब वो 1 महीने के प्रोसेस में हम इस टाइप से जो इंट्रो से मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे एक टॉपिक डिसाइड कर लेते थे। जैसे आज का जो इंट्रो देने के बाद मैंने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन हम मिलते थे, ऑनलाइन मिलते थे उस पे कि अगले टाइम इस टॉपिक पे हम एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसा होता था कि 1 घंटे का वो सेशन रखते थे, इसमें 5 मिनट 10 मिनट का इंटरव्यू एक एस्पिरेंट का लेते थे, 5 मिनट का उसका फीडबैक होता था। और इसमें ऐसा होता था कि 1 by 1 4 लोग इंटरव्यूअर बनेंगे और एक इंटरव्यू बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसमें इस टाइप से 1 घंटे में 10 मिनट का इंटरव्यू लेते थे, 5 मिनट उसको फीडबैक देते थे। इसमें एक चीज़ मैं हमेशा थोड़ा कभी कभार कन्फ्लिक्ट भी हो जाता था कि कुछ लोग मतलब उसको बताने लगते थे कि तू इसकी जगह ऐसे बोल सकता है। मैं मना करता था, मैं ये बोलता था कि आप उसको मत बताइए कि उसको क्या करना है। वो इतने सारे एक्सपर्ट्स को सुनेगा, इतने सारे एक्सपर्ट से अपनी सीखेगा, तो आप मत बताइए एटलीस्ट, क्योंकि हम खुद लर्निंग फेज में है, तो हम खुद सीख रहे हैं, हम उसको कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या बोलना है यहाँ पे। फिर तो हम खुद बोल देंगे, हमको सीखने की ज़रूरत क्या है। तो इस तरीके से मैंने मना किया और मैंने सिर्फ ये बोला आप उसकी कमियाँ बताइए, क्या कमी है। जैसे मैं परिश्मा खान मेरे उसमें थी, उन्होंने बोला था कि अजय आप ऐसे बहुत करते हो, या फिर आंखों को बहुत ऊपर की तरफ ऐसे देखते हो, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने मेरी ऐसी इस टाइप की कमियां बताई। फिर एक होता है ना, इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों के पास वर्ड्स नहीं होते, तो वो इस टाइप से करते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरी बताई और मैं उनको एक होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और एक होता है क्रिटिसिज्म वाला, तो उस फीडबैक को मैं लेता था, उस पर काम करता था और उससे मैंने इंटरव्यू, तो कहीं ना कहीं मैं इतना इंटरव्यू में इतना इम्प्रूव किया मैंने कि मेरा इंटरव्यू मेरे सारे मॉक इंटरव्यू से भी बहुत अच्छा गया था। अच्छा, ठीक है। तो ये मेरी इंटरव्यू की स्ट्रेटजी रही थी। और इसमें भी आप तैयारी के फेज में आप एक काम कीजिए इंटरव्यू में कि आप एक साथ पूरा इंटरव्यू मत लीजिए, आप टॉपिक डिसाइड कीजिए। आज आपको डेफ का इंटरव्यू लेना है तो सब लोग डेफ को तैयार करके आइए। आज आप सबका अपने अपने स्टेट के बारे में बता दीजिए, तो अगले दिन हम उसके स्टेट के बारे में पूछेंगे। उससे अगले दिन एक दिन हमने उसके सब्जेक्ट का रख लिया, सबके मतलब वही पार्ट्स में डिवाइड कर पार्ट्स में डिवाइड करके कीजिए। पार्ट्स में होगा वो सेक्शनल टाइप, क्योंकि आप उसको एक प्रकार से तैयार भी तो करना होता है उस टाइम, तो उसको तैयार कीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से करिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अजय, डेफिनेटली इंटरव्यू का तो अभी हमारे बच्चों के लिए समय है, क्योंकि अभी तो पेपर ही 4 अगस्त को है, नेक्स्ट मंथ। सो आप बच्चों को क्या एडवाइस देंगे, मोटिवेशन देंगे, क्या बोलेंगे कि हाँ तुम्हें ऐसे तैयारी करनी है? वैसे वैसे तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की सभी बहुत ज्यादा रेलेवेंट थी। तो फाइनल वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर द 4th अगस्त एग्जाम। अभी आपका एकदम एग्जाम सर पे है, काफ़ी कम टाइम है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप एकदम काम रहिए, क्योंकि आपने अब तैयारी कर ली है। ये जो तैयारी पहले जो कर चुके हैं वही काम आने वाली है। एंड में आप डेली ऐसे बदल रहे हो पेज को, तो वो काम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप वो मत कीजिए, हेक्टिक ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, एकदम काम रहिए। दूसरा, आपको क्या करना है, एकदम आपको जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए ना उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और ये जो टाइम है वो पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि पेपर 1 की तैयारी आपकी वो तैयारी होती है जो आपने साल भर की है, लेकिन पेपर 2 की तैयारी आप इस टाइम भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आप डेटा को अच्छे से हर जो मैंने बताया कि इस तरीके का डेटा है, ऐसे डेटा जो कंपाइल किया है उसको अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा कोटेशंस ज़रूर याद कीजिए, कोटेशंस बहुत अच्छी चीज़ होती है। और कोटेशंस आपको नहीं मिलते तो आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ लोगे ना 15 दिन, उसमें भी कहीं ना कहीं ऑनरेबल पीएम सर का कहीं ना कहीं स्पीच दिया होता है, उस स्पीच में से आप डायरेक्ट कोट करके आ जाइए। आप ये मत बताइए कोटेशन किसका है, ये मैटर नहीं करता। बस आप कोटेशन दीजिए, उसको कॉलम में बंद कर दीजिए, सेमी कॉलम में, और उसके बाद उसको डिस्क्राइब। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कीजिए, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं
कि कोटेशन तो लिखते हैं लेकिन उसका रिलेवेंस नहीं बताते, डायरेक्ट फिर अपनी बात बताने लग जाते हैं। तो कोटेशन को रिलेट करते हुए आपके जो ऐसे है उसको आगे बढ़ाइए। एक और चीज़ जो बच्चे करते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग या फिर इसमें ना वो यूपीएससी वाला माइंडसेट बना हुआ है, उनमें डायग्राम बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता सीएपीएफ के पेपर में डायग्राम्स बनाने चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड 3 पेजेस होते हैं, उसमें भी हाँ 300 वर्ड्स लिखने हैं, तो हाँ, बीच में डायग्राम भी बना देंगे तो फिर तो हो नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता, हाँ। मेरा पर्सनल व्यू है, आप का जो भी है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू यही है कि आप उसमें डायग्राम मत बनाइए, आप पॉइंट फॉर्म में लिखिए। यस यस। और हाँ, एक और बच्चे क्या करते हैं, आर्गुमेंट में 3 से 4 पॉइंट देते हैं। मेरा मानना ये है कि आपके पास कम से कम 6 से 7 पॉइंट होने चाहिए और पेज को एकदम फुल भरिए। पूरा 3 पेजेस पूरा यूज कीजिए। हाँ, और फास्ट लिखिए थोड़ा सा, जिससे कि पेपर पूरा हो जाए। तो ये टाइम पेपर 2 का बहुत क्रूशियल टाइम है। पेपर 2 के डेटा और कोटेशन को बहुत अच्छे से करिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अभी एग्जाम है, काम रहने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो अजय भी बहुत काम है, इनसे बात करके मेरे को बड़ा पॉजिटिव एहसास हो रहा है कि हाँ, इज अ राइट पर्सन जो फोर्सेस में सिलेक्ट हुए और आगे जाके फोर्सेस में बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे आप। आपके ब्रदर भी फोर्सेस में है, आप भी फोर्सेस में हैं, आपके फादर आपका अपना सपना आपके माध्यम से जी रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि आपको अल्टीमेटली जो आपकी एनर्जी का साधन है वो आपके माँ बाप है, उनका सपना है और अपना सपना है जो आपको अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा मेहनत कराएगा। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यस सर। आपका इंटरव्यू का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस, तगड़ी प्रिपरेशन रही है, तो डेफिनेटली हम लोग आपसे दोबारा से आई विल डिस्कस द इंटरव्यूज पार्ट। इंटरव्यू के बारे में मैं बहुत, और अभी हाँ। टाइम की कमी है, बहुत अच्छे से इंटरव्यू को बता सकता हूँ कि कैसे Yes. हर चीज़ का पार्ट्स कवर करना होता है। एक चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बाद में कहीं मिल पाऊँ सर को या फिर मैं ट्रेनिंग में नहीं, रहूँ हम पकड़ के रखेंगे सर तो को। ऐसा हो सकता है। ट्रेनिंग तो में मैं एक पॉइंट बस मिनट, देना ट्रेनिंग चाहूँगा। में आपके जो सीनियर्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपसे 1 साल पहले जो पास आउट हुए होंगे या यस सर। एकेडमी में, आप उनको जानते होंगे, यस या सर। उससे भी सुपर सीनियर्स होंगे, यस वो सर। भी मेरे कनेक्शन में है। तो आप तो आप नए ताजा ताजा निकले, तो सर डोंट मैं वरी। बस मेरा एक पॉइंट है जो मैं हर हाँ, बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप इंटरव्यू की तैयारी में जब फोर्सेज को जानो तो जो दूरदर्शन पे डीजी सर का जो इंटरव्यू होते हैं डायरेक्टर बाय द जनरल। दूरदर्शन, हाँ जी। उसको जरूर सुनिए सर। ठीक एक है। सेकंड पॉइंट, आप जो राइजिंग डे परेड होती है उसको जरूर देखिए। ये 2 चीज़ें आपको इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट भी करेगी बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट की है इंटरव्यू के लिए जो मैंने किया था, वो आप कीजिए। हाँ, तो 2024 के जितने भी बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं, क्वालिफाई योर पेपर, क्वालिफाई योर फिजिकल एंड मेडिकल, एंड फिर सर से दोबारा से मिला देंगे आपको, सो दैट कि आपको और ज्यादा इनपुट मिले इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच अजय, आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा यार। और आई जनरली वांट कि आप जैसे लोग, मतलब जिनको, जो जमीन से निकले हुए, जमीन से जिन्होंने सारी जमीन की सच्चाइयां देखी हुई हैं, वैसे वैसे जो हैं वो फौज में ऑफिसर बने। बिकॉज जो फौज के जो सबॉर्डिनेट होते हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट होंगे, वो भी आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, है ना। Yes, तो sir. थैंक यू सो मच अजय, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, डू वेल इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू।